नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्र है और हम आज क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के बारे में अपनी बातचीत कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने अभी तक 2 चरण कंटेंट एनालिसिस के कर लिए हैं और आज हम तीसरे चरण पे बात करने वाले हैं। तीसरा चरण जो है वो है कि अंग्रेज़ी में पहले बता दूं, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन, है ना। तो पॉपुलेशन क्या है आपकी? पॉपुलेशन, अगर आप अपन अखबार का उदाहरण लेके चलते हैं, आप अगर अखबार का अध्ययन कर रहे हैं और आपने डेट फिक्स कर ली है कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक मैं अखबारों का अध्ययन करने वाला हूँ, तो उन 2 तारीखों के बीच में जितने भी अखबार प्रकाशित होकर बाहर आएंगे वो आपका पॉपुलेशन हो गया। और अगर आपको लगता है कि ये अखबार, जैसे आपने समझिए 1 साल का चुन लिया या 2 साल के अखबार चुन लिया आपने, अगर आपको लगता है कि हर दिन का अखबार तो आप अध्ययन नहीं कर सकते, तो फिर उसमें आपको सैम्पल लेना पड़ेगा। तो तीसरा चरण इसी बारे में है कि आपके पॉपुलेशन जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा है, वो अगर बहुत बड़ी है और उसमें आपको सैम्पलिंग लेना है, तो आप वो सैम्पल किस तरह से लोगे। तो बिल्कुल वही बातें अप्लाई होती हैं जब अपन ने सैम्पलिंग के बारे में बात की थी। कंटेंट एनालिसिस, ज़्यादातर कंटेंट एनालिसिस जो प्रकाशित हुई हैं, हर कंटेंट एनालिसिस जो प्रकाशित हुई है वो तो नहीं, मगर कुछ या ज़्यादा प्रकाशित जो हुई हैं रिपोर्ट्स या आर्टिकल्स, उसमें 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 साल की कंटेंट एनालिसिस ली गई। आप देखिए ना, जॉर्ज गवर्नर ने 20 साल की कंटेंट एनालिसिस की थी टेलीविज़न प्रोग्राम्स की। और ऐसे मेरे पास कुछ उदाहरण है जिसमें 20-20, 30-30 साल के जो हैं अखबारों को या टेलीविज़न प्रोग्राम्स का अध्ययन किया गया था। तो जब आप बड़े पैमाने पर, जब आपका कैनवस बहुत बड़ा होता है पॉपुलेशन का, तो आप क्या करते हैं, उसमें सैम्पलिंग लेते हैं। और ज़्यादातर ऐसी स्थिति में आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग लेते हैं। अब ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, और इस बताने के बाद जो है अपना आज का व्याख्यान जो है, अपन आज का लेसन जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो अपन वही उदाहरण लेते हैं, हम लोग वही उदाहरण लेते हैं जो हमने पहले लिया था। वो ये, मैं आपको इसका शीर्षक बता देता हूँ जिसके उदाहरण के साथ हम आगे चलने वाले हैं, कि कंटेंट एनालिसिस ऑफ कवरेज ऑफ विमेंस इश्यूज़ ड्यूरिंग जून अगस्त 2018 इन टाइम्स ऑफ इंडिया एंड दैनिक भास्कर। आप एक अंग्रेज़ी अखबार जिसका सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन है और एक हिंदी अखबार जिसका सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन दोनों अखबारों में आप जो है ना, जून से लेके अगस्त 2018 में, ये जो 3 महीने का जो टाइम है, इसके बीच में महिलाओं का चित्रण कैसे किया गया है, चाहे वो विज्ञापनों में हो, चाहे वो समाचार में हो, चाहे वो विजुअल्स में हो, चाहे वो अपने जो हर संडे जो एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं कि हमें इस तरह का दूल्हा चाहिए, हमें इस तरह की दुल्हन चाहिए, मतलब पूरे अखबार में, चाहे सप्लीमेंट्स ही क्यों ना हो, उन सब अखबार, इन सब इश्यूज़ में जो है जितने भी प्रकाशित हुए हैं, उसमें आप जो है विमेन इशू को कैसे प्रेजेंट किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, इसकी आप एनालिसिस करना चाहते हैं। अपने आप में बड़ा अनूठा विषय है, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, तो इसको अपन को स्टडी करना है। तो इसमें मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कैसे करेंगे ये मैं बात करना चाहता हूँ। तो कम से कम 3 स्टेज तो कर ही सकते हैं आप। पहला स्टेज ये रहेगा कि जून और अगस्त 2018 के बीच में कितने अंक प्रकाशित हुए हैं दोनों अखबारों के। तो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है 92 इश्यूज़ जो हैं इस अखबार में प्रकाशित हुए हैं। इससे पहले का भी एक बात है। पहली बात यह है कि आपको यह तय करना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर का मतलब क्या है। फर्स्ट स्टेज जो है वो ये होगा कि न्यूज़पेपर से आपका क्या मतलब है। अब देखिए, न्यूज़पेपर की जब हम बात करते हैं तो आपको किसी अधिकृत जो है ना सोर्स के द्वारा उसको कैसे परिभाषित किया गया है वो बताना पड़ेगा। तो आरएनआई के हिसाब से मेरी जानकारी ये है, गलत भी हो सकती है, आप पता लगाइएगा, कि न्यूज़पेपर में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है दैनिक अखबार और दूसरा आता है पत्रिका। तो आप सिर्फ दैनिक अखबारों का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको परिभाषित करना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर्स का मतलब ये है कि वो न्यूज़पेपर जो प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, जिनको बेचा जाता है और जिसमें प्रतिदिन नए-नए समाचार आते हैं। इस तरह की कोई आप जो है ना परिभाषा वो पहले स्टेज पे न्यूज़पेपर्स की आप दे सकते हैं। जिसका मतलब आपने जब ये परिभाषा दे दी तो आपने मैगज़ीन्स को बाहर कर दिया।
अब आप जो है अखबारों की बात कर रहे हैं और अखबारों में अगर आपने कहा है कि सप्लीमेंट्स भी हों, जो भी हों, वो सब आप जो है इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज आपका ये हो गया कि आपको जो है ना किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर आपने न्यूज़पेपर्स को परिभाषित कर दिया गया है। अब देखिए, इसमें ये भी हो सकता है, हम जिस तरह का उदाहरण ले रहे हैं इसमें स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है किसी तरह का। एक तरह का स्ट्रैटिफिकेशन आप ये समझ लीजिए कि हमने हिंदी अखबार और अंग्रेज़ी अखबार ले लिया, तो हम जिस भाषा में अखबार प्रकाशित होता है उस हिसाब से हमने इसको जो है स्ट्रैटिफाई कर दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर समझिए एक दूसरा सा मैं उदाहरण दे दूं, आप समझिए एक नेशनल स्टडी करने वाले हैं, हिंदुस्तान भर में जो है स्टडी करने वाले हैं। तो हिंदुस्तान में तो कई राज्य हैं, कई यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो सब जगह आपको जाना ज़रूरी नहीं है। तो पहला स्टेज का ये होगा कि आप जो है कुछ स्टेट्स चुनेंगे। कुछ स्टेट्स के बाद आप जो है ना कुछ स्टेट्स के बाद उन स्टेट्स में आप डिस्ट्रिक्ट्स को चुनेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट में आप अर्बन में जाएंगे, अब रूरल में जाएंगे। अब जैसे ही आपने अर्बन रूरल करा तो आपने इसको स्ट्रैटिफाई कर दिया है। स्ट्रैटिफाई बेस्ड ऑन जो है ना अपनी उसकी ज्योग्राफी वगैरह के हिसाब से आप कर सकते हैं। इसी तरह आपने इस उदाहरण में, अखबार के उदाहरण में, वुमेंस इश्यूज़ के कवरेज के बारे में आपने एक अंग्रेज़ी अखबार ले लिया, आपने हिंदी अखबार ले लिया, और ये दोनों अखबारों का जस्टिफिकेशन ये है कि आपने सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन जिसका होता है उन अखबारों का आपने चयन किया है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेज। दूसरा स्टेज आपका होगा, आपको डेट्स सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने का आप अध्ययन कर रहे हैं मोटा मोटा, तो इसमें 92 जो है ना इश्यूज़ प्रकाशित होते हैं। आपके हिसाब से, आप अकेले अगर इसकी कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो, और आप पीएचडी पे काम नहीं कर रहे हैं, आप समझिए कुछ लेख लिख रहे हैं, तो 92 आपके लिए बहुत बड़ा हो गया है। तो आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ेंगी कि कब से आप शुरू कर रहे हैं, कब आप इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको एक ऐसा मैकेनिज़्म, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा मेथड इजाद करना पड़ेगा जिससे हिसाब से आप कहेंगे कि भाई मैं 92 नहीं करूँगा, 92 से कम करूँगा, मगर ये कम का सिलेक्शन कैसे होगा ये आपको तय करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें से आप ये कर सकते हैं कि 2 तरह से आप इसका काम कर सकते हैं। एक तो आप हर दूसरे दिन का कर सकते हैं, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि कंपोजिट वीक बना सकते हैं और उसके आधार पर जो है आप अपने अखबारों का चयन कर सकते हैं। इसमें ख़ास बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब अखबार का आप सिलेक्शन करते हो तो किसी तरह का सिस्टमेटिक बायस नहीं होना चाहिए। अब इस उदाहरण के संदर्भ में सिस्टमेटिक बायस वो हो गया कि आपने जो है ना समझे 30-40 कुछ अखबारों का आपने, कुछ दैनिक प्रकाशित होने वाले अखबारों का आपने चयन कर लिया, मगर इसमें संडे का ही नहीं है। तो अब आप जानते हैं कि संडे का जो अखबार प्रकाशित होता है वो क्वालिटेटिवली कंटेंट के हिसाब से थोड़ा दूसरा होता है वीकडेज़ के हिसाब से। तो आपको संडे का अखबार भी इंक्लूड करना पड़ेगा। उसको नहीं इंक्लूड करने का मतलब ये हुआ कि आपके सिलेक्शन में जो है सिस्टमेटिक बायस हुआ है। तो आपने समझिए 20-30 जितने भी अंक जो है आपने उसका आपने चूज़ कर लिया, उसका आपका चुनाव हो गया। तीसरा और आखिरी स्टेज क्या रहेगा? तीसरा और आखिरी स्टेज ये है कि अगर आपने समझिए 20 या 30 अखबार चुन लिए तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अखबार तो 10 पन्ने, 12 पन्ने, 14 पन्ने, 20, 21, 22 पन्ने का भी आता है, अलग अलग कई प्रश्नों में आता है। तो आपको उसमें फिर आप सीमित कर सकते हैं उसको कि मैं फ्रंट पेज पे जो है ख़बर सिर्फ उसको चुनूँगा, या फ्रंट पेज और लोकल पेज जो है उस पर वही ख़बर लूँगा मैं, या फ्रंट पेज, लोकल पेज और एडिटोरियल पेज जो है वो मैं लूँगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ये आपके पास ये सुविधा है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सिर्फ कुछ ही जो है पृष्ठों का अध्ययन कर सकते हैं, पूरे अखबार का अध्ययन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जो है ना आप जो इसका अध्ययन करेंगे, और आप फिर ये भी तय कर लें कि आप इसमें क्या एडवर्टीज़मेंट्स भी लेने वाले हैं। एडवर्टीज़मेंट ले रहे हैं तो क्या फिर डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट ले रहे हैं या क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया। तो इस आधार पे भी जो हैं आप सिलेक्शन कर सकते हो। ये आपने 3 स्टेजेस हो गए आपकी। मल्टी स्टेज का मतलब ये हो कि कई चरणों में आप जो है अपने सैम्पल को सेलेक्ट कर रहे हैं और अंत में आपने ये सेलेक्ट कर लिया, समझिए कि मैं सिर्फ फ्रंट पेज का अध्ययन करने वाला हूँ। तो ये आपका तीसरा और अंतिम स्टेज ये रहा। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि कंटेंट एनालिसिस में प्राय जो अखबारों का पॉपुलेशन जो है जनरली बड़ी लार्ज होती है, बड़ी होती है, और इसके लिए आपके सैम्पल का सिलेक्शन ज़रूरी होता है। अब देखिए, आपका सैम्पल सिलेक्शन में 2 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक तो ये कि आप रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल चाहते हैं या एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल चाहते हैं।
रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल का मतलब ये हुआ कि जब आपने 92 इश्यूज़ में से 92 से कम इश्यूज़ का सिलेक्शन किया है तो आपकी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो पूरे 92 इश्यूज़ पे अप्लाई होंगी। इसका मतलब है सो दीज 20-30 issues that you select will be representative of the 92 issues of each newspaper, है ना। ये उसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव का। तो आप इसको हम कहते हैं जो है रिसर्च की भाषा में जनरलाइजेबिलिटी। जो है आप कर रहे हैं 20-30 अखबारों का अध्ययन, मगर आप इसके जो निष्कर्ष निकल रहे हैं वो आप जो है 92 अखबारों पे लागू कर रहे हैं। और ये उस समय आपके लिए पॉसिबल होता है ऐसा करना जब आप किसी तरह की रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो आज अपन इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अपन ने आज तीसरा चरण किया है जिसमें अपन ने पॉपुलेशन और सैम्पलिंग के बारे में बात की है। नमस्कार।